नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह पर्यावरण एक परिचय का दूसरा क्लास है और हम देखेंगे आज के इस क्लास में, ठीक है, वायुमंडल के बारे में। और जैसा मैंने बताया कि केवीएस के एग्ज़ाम के बारे में इसमें प्रिपरेशन चल रहा है, तो यह बेसिक तौर पे केवीएस के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं केवल केवीएस, हाँ, लेकिन केवीएस का एग्जाम है तो केवीएस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, लेकिन अन्य सभी जितने भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि केवीएस एग्जाम में इन्वायरमेंट से शिक्षण पूछेगा, तो अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं मैं उन सारे पेपरों का अध्ययन कर चुका हूं और उन सभी पेपरों में इन्वायरमेंट से शिक्षण के विशेष तौर पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हाँ, शिक्षण से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अगर अच्छे प्रकार से मनोविज्ञान के जो शिक्षण का अध्ययन कर, मनोविज्ञान का जो पेडोलॉजी उसका अध्ययन कर लेते हो, तो आप इन्वायरमेंट का भी शिक्षण आसानी से सॉल्व कर लोगे। बाकी जो आपके टेट में इन्वायरमेंट का सिलेबस है उसी को आधार बनाकर केवीएस में भी पूछा गया है और साथ ही साथ यह एनसीईआरटी को डीप लेवल में, ठीक है, एनसीईआरटी को डीप लेवल में करके पूछे जाने की बातें की हैं। तो जो आप टेट में इन्वायरमेंट पढ़ते हो उसी इन्वायरमेंट को यहाँ पढ़ना है। और रही बात इसके शिक्षण की, तो शिक्षण कोई विशेष नहीं है, हाँ, 2 से 3 क्लासेस मैं लाकर इसके भी शिक्षण को कंप्लीट करा दूंगा। तो ये बेसिक तौर पर आप केवीएस, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी, और ऑल वनडे एग्जाम अन्य किसी के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास हो सकता है। आप इस पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहता हूं और जिसमें जाकर आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो और आप अपने से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले क्लास में हमने देखा था कि पर्यावरण एक परिचय, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक तौर पे जैविक और अजैविक संगठकों के बारे में अध्ययन किया था, जैविक और अजैविक संगठकों के बारे में अध्ययन किया था। तो एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि वे सभी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद, वो सभी चीज़ें जिसमें क्या है, जीवन है, वो क्या है, जैविक हैं, और जिनमें जीवन नहीं है वो क्या है, आपके अजैविक हैं, जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है, वो क्या है, अजैविक हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने क्या कहा था कि हमारे आसपास मौजूद सभी जैविक और अजैविक संगठक ही मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में देख रखा है। अगर आपने क्लास को नहीं अटेंड किया है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसी मैंने हल्का सा जिक्र किया था वायुमंडल के बारे में, और हमने ये बताया था कि हमारे वायुमंडल में कुल कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और उसका परसेंटेज क्या है, जिसमें मैंने आपको बेसिक तौर पर यह भी बताया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम क्या कर लेते हैं, वायुमंडल कर लेते हैं। और उसी क्लास में हमने बताया था कि हमारे वायुमंडल में कुल 5 परतें वायुमंडल की पाई जाती हैं। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे वायुमंडल की 5 परतें और उनसे संबंधित दो चार क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम उनको भी देखेंगे। लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि वायुमंडल से आज से पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से, ठीक है, तो चारों ओर जो गैसों का आवरण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये सारे जो गैस पाए जाते हैं उन्हीं के गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आपको ये भी बताया गया था कि रेडान नामक जो गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसकी कब उत्सर्जन होती है इसके बारे में भी आपको बताया गया था। तो अन्य सभी अक्रिय गैसें पाई जाती है, रेडान वायुमंडल में पाया नहीं जाता है। जब भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं तब उसके बाद वायुमंडल में रेडान गैस की क्या होती है, वृद्धि होती है, तब पता चलता है भूकंप आता है। तो इस क्लास को आप, ठीक है, जो बता रहा हूं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, बस केवल रिवीजन कर रहा हूं, तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कि वायुमंडल एक परिचय, और इसमें बताया गया था वायुमंडल के परतों के नाम। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे वायुमंडल में आपकी कुल 5 परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी से जो सबसे छठी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी से जो सबसे निकटतम परत है वो क्या है, आपका क्षोभ मंडल है। उसके बाद जो आपका है समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर कह लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है, तीसरा आपका मध्यमंडल, जिसको हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं। चौथा जो है वो आयनोस्फीयर, ठीक है, आयन मंडल कहते हैं। और 5वां जो है बहिर्मंडल या वायुमंडल, जिसको एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल कौन सा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पृथ्वी, और पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल कौन सा है, क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल है। तो ये आपकी वायुमंडल की 5 परतें हैं, ठीक है, जो कि नीचे से ऊपर आपको दिख रहा है। तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो वायुमंडल
के बारे में अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से कुल कितनी परतें हैं, तो 5 परतें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जिक्र कर दें इसी फिगर में कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर, ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर पाया जाता है आपका ओजोन मंडल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम O3 आ जाता है। तो ओजोन मंडल ऐसा कहा जाता है कि इसका 10% भाग कहाँ पर है, आपका क्षोभ मंडल में है, बाकी का लगभग 90% भाग कहाँ पर है, आपका समताप मंडल में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ एक और मंडल आता है जिसको हम कहते हैं थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जिसको हम लोग ताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो थर्मोस्फीयर का जो लगभग 90% भाग है वो पाया जाता है आपका आयनमंडल में, और 10% भाग जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके वायुमंडल में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तो ये थर्मोस्फीयर है, TH लिख देते हैं यहाँ पे, थर्मोस्फीयर सबसे गर्म मंडल है। और अगर थर्मोस्फीयर ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम किसको करेंगे, आयन मंडल को, ठीक है, ये सबसे गर्म मंडल है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है DI के फॉर्म में चलता है। जैसे कि क्षोभ मंडल की सीमा से जितनी आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज मतलब क्या होगा, कम होगा। और उसके बाद जैसे ही आप समताप मंडल की सीमा पे आओगे, समताप मंडल की सीमा से जितनी आप ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब कि क्या होगा, प्लस, बढ़ेगा। उसके बाद पुनः जब आप मध्य मंडल की सीमा से ऊंचाई पर आप जाते हो तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, मतलब कम होगा। उसके बाद जैसे ही आप आयन मंडल की सीमा पे आओगे तो आयन मंडल की सीमा से ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। और उसके बाद पुनः जब आप वायुमंडल की सीमा से ऊंचाई पर आप जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब कम होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है देख रहे हो, DI करके चल रहा है, ठीक है। तो पहले टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम समान रूप से अगर उत्तर भारत में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, मैदानी इलाके में रहते हैं, और जम्मू कश्मीर क्या है, पहाड़ी इलाके में। तो हमसे क्या ऊंचाई पर है। तो आप जब उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर की ओर जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, मतलब ठंडी बढ़ती है। तो इसीलिए क्षोभ मंडल, क्योंकि हम किस मंडल में स्थित हैं, क्षोभ मंडल में स्थित हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल की सीमा से जितनी आप ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। फिर जैसे ही समताप मंडल में आओगे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर मध्य मंडल में जैसे आओगे टेम्परेचर कम होगा। फिर आयन मंडल में जैसे ही आओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब यहीं से पूछा जाता है कि हम वायुमंडल की सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तो आपका आयन मंडल है। और पूछा जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मध्य मंडल है। तो ये सारी जानकारी हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है जिसमें मौसम परिवर्तन जैसे बिजली का तड़कना, आंधी तूफान या बरसात का आना, ठीक है, ये सारी घटनाएं किसमें होती है, क्षोभ मंडल। इसका इंग्लिश नाम भी बेसिक तौर पे याद रखिएगा, ट्रोपोस्फीयर में होता है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, जैसे आपने पता है कि ये आपका पृथ्वी है और ये आपका ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है, 8 किलोमीटर है। और विषुवत रेखा से, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई आती है, ठीक है, तो इसकी विषुवत रेखा से जो ऊंचाई है वह कितनी होती है, लगभग 18 किलोमीटर आती है, ठीक है। विषुवत रेखा पृथ्वी के भूमा मतलब कि वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और भूमध्य रेखा ध्रुवों से इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर की आती है, ठीक है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मतलब कि जिनमें हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिसमें हवाएं चलती हैं, ठीक है, ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, तो संवहन मंडल। तो आपसे पूछा जाए कि संवहन मंडल किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को क्या कहता है, संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे समीप होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद क्षोभ मंडल में गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे मैंने बताया कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज मतलब कि कम होगा, अर्थात ठंडी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। अगला कह रहा है कि इसे ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है, जो टेम्परेचर गिर रहा है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे संवहन किसे कहते हैं, तो संवहन जो ऊष्मा, ठीक है, कि गैसों में जो
जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, गैसों में जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। संवहन विधि के द्वारा गैसों में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, गैस और जल में। तो क्या है, आपका क्षोभ मंडल गैस है और उसमें जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो आप बेसिक तौर पर याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी के सबसे निकट का मंडल या परत कौन सा है, कौन सा, और उसमें अगर क्षोभ मंडल की जगह पे संवहन मंडल दे दे तो आप किसको करोगे, संवहन मंडल को। इसे अधोमंडल भी कहा जाता है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें इसी मंडल में बादल, आंधी, तूफान, ठीक है, वर्षा, बिजली के तड़कने की सारी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। तो ये रहा आपका क्षोभ मंडल। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर। तो ओजोन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से, ठीक है, एक अलग से सेशन लेकर आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ओजोन मंडल है तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि आपको मैं वीडियो को शुरू होते ही जब जहाँ पे फिगर था वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये आपका क्षोभ मंडल हो गया और ये क्या हो गया, समताप मंडल। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल की सीमा पर, ठीक है, सीमा पर क्या पाया था, आपका ओजोन मंडल। और इसका लगभग 10% विस्तार कहाँ पे, क्षोभ मंडल में, और लगभग 90% विस्तार कहाँ पे होता है, आपके समताप मंडल में होता है। तो यहाँ पे है कि ओजोन परत की खोज सबसे पहले 1913 में फ्रांसीसी भौतिकविद फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी, ठीक है। फैब्री चार्ल्स जो फ्रांसीसी भौतिकविद हैं उन्होंने की थी। और 1928 से 1998 के बीच डॉप्सन ने दुनिया भर में ओजोन की निगरानी केंद्रों के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया था जो आज तक काम करता है। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई इन्हीं के नाम पर रखा गया, डॉप्सन। तो आपसे पूछा था कि ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, इसको भी है। और ये कौन है, तो ये वही व्यक्ति हैं जो ओजोन के प्रति लोगों को जागरूक किए और जगह जगह पे ओजोन केंद्रों की निगरानी के एक नेटवर्क की स्थापना किया था। और उन्हीं के सम्मान में ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट को क्या नाम रख दिया गया, डॉप्सन यूनिट। तो इसको याद रखिएगा कि ओजोन की मोटाई जो होती है किसमें मापी जाती है, डॉप्सन में। अगला है कि वायुयान से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें जो हैं, और जो हम वातानुकूलन जो एसी फ्रिज का यूज करते हैं उससे निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन को नष्ट करता है। ओजोन परत पर छिद्र का पता सबसे पहले जोसेफ फॉरमैन, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने अंटार्कटिका या साउथ पोल, तो अंटार्कटिका अगर नाम न दे तो क्या करेगा, दक्षिणी ध्रुव। तो ओजोन परत में सबसे अधिक छिद्र कहाँ पर हुआ था, दक्षिणी ध्रुव में हुआ है, ठीक है। इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था। 16 सितंबर 1987 को ओजोन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हस्ताक्षर के लिए खोला गया था। तो यह भी पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन क्षरण को बचाने के लिए एक समझौता किया गया जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। और इसको हस्ताक्षर के लिए कब खोला गया था, 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहा ओजोन के बारे में कि ओजोन के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, तो फैब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन। ओजोन की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो डॉप्सन यूनिट में। और ओजोन परत के छिद्र के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, जोसेफ फॉरमैन ने। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन से है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन जो है, ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा पर। और अगर किसी एक मंडल की बात की जाए कि किस मंडल में मुख्यतः पाया जाता है, तो आप किसको करोगे, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अगला है आपका समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप बेसिक तौर पे इंग्लिश वर्ड को ध्यान रखिए क्योंकि वर्तमान समय में इंग्लिश वर्ड, ठीक है, ही पूछ रहा है, न कि हिंदी वर्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पे है कि पृथ्वी की सतह से, यह पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, ठीक है। और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसीलिए वायुयान के उड़ने की सबसे आदर्श दशा किसमें पाई जाती है, समताप मंडल। तो जो आपका वायुयान उड़ता है वह किस मंडल में उड़ता है, आपके समताप मंडल में उड़ता है। और इसी में मुख्य रूप से क्या होता है, ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य के परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और जो हमें हमारी रक्षा करता है परावैंगनी किरणों से। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत, तो समताप मंडल में पाया जाता है जो कि सूर्य के परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और यह बिल्कुल स्वच्छ होता है, इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसलिए वायुयान के उड़ने की सबसे उचित दशा किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में। उसी को यहाँ पर लाइनिंग करके लिखा गया है कि समताप मंडल की जो है
पृथ्वी की सतह से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। इस मंडल में वायुयान के उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वायुयान के उड़ने की आदर्श दशा किस में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। आगे कभी कभी इसमें विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। ये मेघ थोड़े कड़े होते हैं, अक्सर करके इनसे वायुयानों को बचा कर चलाना पड़ता है। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है और जो हमारी सूर्य के परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये आपका रहा समताप मंडल। तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है कि वायुयान के उड़ने की दशा किस में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। और मुख्य रूप से ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। आगे आपका मध्य मंडल, तो यह समताप मंडल के ठीक ऊपर, ठीक है, समताप मंडल के ठीक ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी में आकर क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है उल्का पिंडों का जलना किस मंडल में होता है, उल्का पिंडों का जलना किस मंडल में होता है, तो मध्य मंडल यानी कि मीसोस्फीयर। और इसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, मैंने पहले ही बता दिया डिक्रीज होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मध्य मंडल हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है। तो सबसे अधिक जो पूछा गया है दो चीजें कि उल्का पिंडों का जलना किस में होता है, तो आपके मध्य मंडल में, और वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मध्य मंडल है। आगे आपका आयनोस्फीयर या आयन मंडल, इसकी ऊंचाई के बारे में है। तो इसकी ऊंचाई जो है वह 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 60 से 640 किलोमीटर तक होती है। जितने भी हम आपके संचार उपग्रह छोड़ते हैं वह उसके जो आपके रिफ्लेक्टिव तरंगे होती है, रेडियो तरंगे होती हैं, इसी आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती हैं और संचार माध्यम दुरुस्त होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी तक परावर्तित कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, राडार एवं संचार ग्रह आदि को क्या होता है, सुविधा प्राप्त होती है। जैसा मैंने बताया कि जितने भी हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो जैसे कि रेडियो का सैटेलाइट, टेलीविजन का सैटेलाइट, टेलीफोन का, राडार का या संचार उपग्रहों का, तो इनकी जो तरंगे होती हैं इसी मंडल से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आते हैं, पुनः पृथ्वी पर आते हैं, जिससे कि संचार माध्यम दुरुस्त होता है। तो आपसे इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो तरंगों का, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर वापस, या जो रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्ट होकर वापस आना होता है किस मंडल में होता है, या दूर संचार माध्यम को दुरुस्त बनाने के लिए कौन सा मंडल होता है, तो आयन मंडल होता है। ये आपका पूछा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगला है आपका ताप मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्फीयर। तो दोनों को हम देख लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ताप मंडल, तो इसके बारे में कोई विशेष है नहीं। यह क्या होता है आपका कि समताप मंडल, और जैसे मैंने बताया कि आपके जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, यह आपका क्षोभ मंडल हो गया, यह आपका समताप मंडल हो गया, यह आपका मध्य मंडल हो गया, यह आपका आयन मंडल हो गया, और ये आपका बहिर्मंडल या वायुमंडल। तो बहिर्मंडल और आयन मंडल की सीमा पे क्या पाया जाता है, आपका ताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, ताप मंडल। तो आप कह सकते हैं कि इसका 90% भाग किसमें पाया जाता है, आयन मंडल में, और 10% भाग किसमें पाया जाता है, बहिर्मंडल पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तो ताप मंडल। और अगर ताप मंडल थर्मोस्फीयर ऑप्शन नहीं है तो आप देख रहे हो ना सबसे अधिक भाग किसमें है, आयन मंडल में है, तो आप क्या कहोगे, आयन मंडल। अगर ताप मंडल ऑप्शन में नहीं है तो आयन मंडल करेंगे। आयन मंडल और ताप मंडल दोनों है तो हम किसको करेंगे, ताप मंडल को। तो इसमें जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया यही पूछा गया है कि वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल कौन सा है, ताप मंडल है, जो कि आयन मंडल के अंतर्गत आता है। और सबसे लास्ट जो मंडल है वो है बहिर्मंडल, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो कि 640 किलोमीटर से ऊपर का जो सारा भाग होता है, 640 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग है वो क्या है, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की सबसे पतली परत होती है, यहाँ पे जो होती है वायु की सबसे पतली परत है, यानी कि जितनी भी हल्की गैसें होती हैं इसी मंडल में पाए जाते हैं। आप जो हाइड्रोजन, जो आपने जो पढ़ा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों की बाहुलता जो होती है सबसे अधिक क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हल्की गैसों की परतें जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की अधिकता बढ़ जाती है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में किन दो गैसों की बहुलता है, तो आप क्या कहोगे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की। हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसों की बहुलता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। अन्य गैसें जो है अल्प मात्रा में, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ये सारी गैसें अल्प मात्रा में, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अगला है कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए तथा नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जैसे कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो पौधों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो किसी प्रकार की जो जंतु प्राणी है वह सांस नहीं ले पाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोई वेस्ट गैस नहीं है, इसकी उपस्थिति में इसके साथ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं रहता हमारे वायुमंडल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, तो किसी प्रकार का जंतु वर्ग नहीं होता। अगला है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक पाई जाती है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी से घटता है। तो मतलब आपने देखा होगा जैसे जैसे हम पृथ्वी, मतलब कि वायुमंडल जो है वह किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है, और नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय दाब अधिक होता जाता है। तो बहिर्मंडल में एक और है कि जो हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, ठीक है, जो हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, ठीक है, वो कहां पे जाके स्थापित होता है, आपके बहिर्मंडल में, ठीक है। सैटेलाइट्स जो होता है वो बहिर्मंडल में जाके स्थापित होता है। तो ये रहे आपके पांचों वायुमंडल की परतें। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तनों की छत के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे कि किस वायुमंडल में, ठीक है, जो वायुमंडल के पांचों मंडल हैं कौन से में, ठीक है, मौसमी घटनाएं होती हैं। तो आपको मैंने बताया कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो किसमें होता है, क्षोभ मंडल में होता है। इस प्रकार सही ऑप्शन कौन सा है, आपका बी वाला। आगे पूछा गया है कि हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं। तो आपको बताया गया है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और समताप मंडल बिल्कुल स्वच्छ होता है, जो कि हवाई जहाज के उड़ने की सबसे उचित दशा होती है। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन होता है आपका कौन सा होता है, बी वाला सही ऑप्शन होता है कि हवाई जहाज के उड़ने की उचित दशा कौन सी है, आपका समताप मंडल की। अगला है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। तो आपको बताया गया है कि सबसे नीचे क्या है, आपका सबसे नीचे है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद क्या है आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आपका मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आपका है आयन मंडल, आयन मंडल के बाद आपका क्या है बहिर्मंडल है। तो यह क्षोभ मंडल जो है वह पृथ्वी के सबसे पास है, मतलब यह पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी के पास कौन सा है, क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी सबसे दूर कौन सा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है, सी, कि पृथ्वी से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, तो बहिर्मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी है आयनोस्फीयर और ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने कहा कि बेसिक तौर पे वर्तमान समय के एग्जामों में इंग्लिश नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रोपोस्फीयर का मतलब होता है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब होता है समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद मेसोस्फीयर का मतलब होता है मध्य मंडल, आयनोस्फीयर का मतलब होता है आयन मंडल और एक्सोस्फीयर का मतलब होता है बहिर्मंडल। तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के सबसे समीप जो परत पाया जाता है वो कौन सा परत है, क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फीयर। तो इस प्रकार सही ऑप्शन कौन सा है आपका, ए वाला ट्रोपोस्फीयर। आगे की वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहां पे होता है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल और ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा पर, ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा पर जो पाया जाता है वो ओजोन मंडल पाया जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि 10% जो भाग है वह किसमें है, क्षोभ मंडल में है, और लगभग 90% भाग किसमें है, आपका समताप मंडल में। तो पूछा है कि सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण
किस मंडल में होता है। तो आप देख पा रहे हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि आपका समताप मंडल। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, सी वाला कि समताप मंडल। तो इसी प्रकार से जैसे ये पूरा पर्यावरण एक परिचय, ठीक है, थोड़ा सा जिसमें हम बेसिक तौर पे देखेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें आती हैं। तो जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कराएंगे, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा है तो उसको आप टेलीग्राम या आप यूट्यूब पर कहीं पर भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हम उसको सुधार कर सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।